जून 2024 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बहुत पास और आप सबके दिमाग में एक टेंशन है कि सर जो एग्जामिनेशन के लिए हमने स्ट्रैटेजी बनाई है क्या वो स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ है, क्या उस स्ट्रैटेजी में कोई गलती तो नहीं है। तो आइए जरा आज के सेशन में हम चेक करते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए क्या सही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए और कौन सी ऐसी 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने ये 3 गलतियां की तो एग्जामिनेशन को पास करना काफी टफ हो जाएगा। ये सेशन हर उस स्टूडेंट के लिए है जो एग्जामिनेशन में बैठेगा जून 2024 में, या फिर वो स्टूडेंट जो अभी दिसंबर 2024 को एम कर रहा है उसके लिए भी ये पर्टिकुलर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सेशन है ये आपको एक फाउंडेशन देगा अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आपका फाइनल कॉल है 15 दिन 20 दिन के बाद आपका एग्जामिनेशन है, तब भी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट मिनट में कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। और एंड में मैं आपको 2 बोनस भी दूंगा। बोनस का मतलब 2 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करेंगी। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं पहली गलती के साथ। सबसे पहली गलती है, स्टूडेंट जब प्रैक्टिस करते हैं, स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो बहुत बार मैंने देखा है कि आप लोग सिलेबस को अवॉइड करते हैं, स्पेशली फॉर पेपर 2। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे हैव डन देयर पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सेम सब्जेक्ट। तो आपको लगता है कि पेपर 2 का सिलेबस तो मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में उसे पढ़ा है, तो सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी गलती आप करते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्यों पढ़े या क्यों अटेम्प्ट करें, क्योंकि कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा या रिपीट होने के चांसेस काफी कम है। लेकिन अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये गलती आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने से रोक सकती है। इसका कारण है, सबसे पहली चीज, जब भी कभी हम सिलेबस की बात करते हैं तो हमें सिलेबस को बहुत डिटेल में देखना जरूरी है। हमें यह पता होना चाहिए कि पेपर 1 का सिलेबस है या पेपर 2 का सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स मेंशन्ड है हर एक यूनिट में। देखो, आपको 10 के 10 यूनिट पेपर 1 के भी पता होंगे, 10 के 10 यूनिट पेपर 2 के भी पता होंगे, लेकिन उनके जो सब टॉपिक्स हैं उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कॉलेज में या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ टॉपिक्स पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, या कुछ टॉपिक्स हमने बहुत अच्छे से कवर नहीं किए थे, या फॉर दैट सेक कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़े ही नहीं, और अगर आपने सिलेबस चेक नहीं किया तो वो टॉपिक्स आज भी आप बिना पढ़े एग्जामिनेशन देने जाएंगे, और अगर आपने ऐसा किया तो एग्जामिनेशन में भारी भूल कर बैठेंगे। अब अगला पॉइंट है कि सर जब भी कभी मैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता हूं, या कोई स्टूडेंट अगर मुझसे पूछता है कि सर किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में सिलेबस की क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैं एक स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, दैट इज ट्रिपल एस स्ट्रैटेजी, SSS स्ट्रैटेजी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ट्रिपल एस स्ट्रैटेजी आखिरकार क्या है। ट्रिपल एस का मतलब है स्टिक स्ट्रिक्टली टू द सिलेबस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को या किसी भी एग्जामिनेशन को फॉर दैट सेक क्लियर करना चाहते हैं, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपको स्टिक करना है, जुड़े रहना है। किसके साथ? सिलेबस के साथ। वर्ड बाय वर्ड जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है वो आपको कवर करने हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर सिलेबस तो हमने देख लिया, वर्ड बाय वर्ड हमने टॉपिक्स भी देख लिए, लेकिन एक टॉपिक को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। मैं भी जानता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं ये हमें ये बताएंगे कि पिछले सालों में अलग अलग यूनिट से, अलग अलग टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, उन क्वेश्चंस का क्या लेवल था और किस डेप्थ तक जाकर हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना है। फॉर दैट सेक हमें यह भी पता चलेगा कि हर एक यूनिट का क्या इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ट्रेंड। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सिलेबस की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन की। जब आप प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं या फिर आपका एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो दोनों ही समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज एग्जामिनेशन की तैयारी कंप्लीट कर ली है, रिवीजन कर रहे हैं, और इस समय अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि पिछले दिनों में या पिछले सालों में कहां से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए, मेरा वीक एरिया क्या है, क्यों ना उस वीक एरिया को मैं कवर कर लूं, क्योंकि पिछले सालों के हिसाब से उस एरिया पर या उस टॉपिक पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, सर इस बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है वो तो कंडक्ट होगा ऑफलाइन मोड में, लास्ट टाइम हुआ था ऑनलाइन मोड में, तो कौन से ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम कवर करें? तो मेरा सजेशन आपसे ये होगा, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कवर करें ऑफ
जून 2023 एज वेल एज दिसंबर 2023 और उसके साथ साथ आप कवर करें 2016, 2017 और 2018 टू बी वेरी स्पेसिफिक जुलाई 2018 के पेपर को। इसका कारण है 2016 में, 17 में और 18 में, जुलाई 2018 तक ये जो पेपर्स हुए थे ये ऑफलाइन थे। अगर ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन थे और इस बार भी जो एग्जाम है वो ऑफलाइन है तो कहीं ना कहीं इन एग्जामिनेशन से रिजेंबलेंस देखने की उम्मीद की जा सकती है इन जून 2024। क्लियर हुई ये बात? तो दो चीजें, सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर? स्ट्रिक्टली टू दी सिलेबस। अगर आपने वर्ड बाय वर्ड सिलेबस में दिए गए हर टॉपिक को कवर किया, ट्रस्ट मी इन द एग्जामिनेशन आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, कुछ सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन टॉपिक को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है वो आपको अंडरस्टैंडिंग किसकी मदद से मिलेगी सर? वो मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की मदद से। और यूजीसी एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आपको ये 4 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो जरूर कवर करने होंगे। पेपर 1 तो आपके पास काफी सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी 2023 में, क्योंकि जून में भी और दिसंबर में भी दोनों ही टाइम जब यूजीसी नेट कंडक्ट किया गया तो ऑनलाइन मोड में था। और ऑनलाइन मोड में हमें पता है कि डिफरेंट डेज, डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन होता था। और पेपर 1 की तो वैरायटी है हमारे पास, एम्पल वैरायटी है जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहां से कवर कीजिए। और बाकी के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप कवर कर सकते हैं 2016, 17 और जुलाई 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, क्योंकि अगर इस बार एग्जामिनेशन ऑफलाइन है तो कंफर्म कह सकते हैं हम ये बात कि इस बार जो एग्जामिनेशन होगा उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेट और उस एग्जामिनेशन का लेवल कहीं ना कहीं रिजेंबल करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कि हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन मोड में हुए थे 2018 या उससे पहले। दूसरी गलती क्या है कि जब हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं ना, हम पहले से कट ऑफ को प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हाँ जी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, मेरा पेपर 2 इकोनॉमिक्स है, लास्ट टाइम कट ऑफ 160 गई थी, इस बार 170 जाएगी। किसने कहा? कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ये कभी भी आपको अपने दिमाग में लेकर नहीं चलना कि एग्जामिनेशन की कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि कट ऑफ काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है कि सर कितने स्टूडेंट्स इस बार इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर है सर एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। और तीसरा एग्जामिनेशन का फॉर्मेट क्या है। अगर हम जून 2024 की बात करें तो इस बार फॉर्मेट ऑनलाइन से शिफ्ट होकर क्या हो गया? ऑफलाइन हो गया, जिसकी वजह से मार्क्स बढ़ेंगे ऑन एन एवरेज हर कैंडिडेट के, क्योंकि वी आर वेरी आई वुड से कंफर्टेबल विद द ऑफलाइन फॉर्म। बुकलेट हमारे सामने, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर कर दिया, हमारे लिए वो काफी आसान है। लेकिन दूसरी तरफ अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई तो क्या कट ऑफ बढ़ेगी? नहीं सर, कम भी हो सकती है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर कर रहे हैं वो कम हो गए तो क्या कट ऑफ बढ़ेगी? नहीं सर, कम भी हो सकती है। तो आपको अपने दिमाग में कोई भी प्री नोशन लेकर नहीं जाना कि इस बार एग्जामिनेशन की कट ऑफ क्या जाने वाली है। वो डिपेंड करेगा, जो मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए। सबसे पहला नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग, दूसरा मैंने आपको बताया डिफिकल्टी लेवल, और तीसरा फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन जो कि इस बार ऑफलाइन है। लेकिन कर क्या सकते हैं कट ऑफ के लिए? सर आप एनालाइज कीजिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के ट्रेंड को। कैसे? आपने 2018 जुलाई का एग्जामिनेशन देखा, पेपर 1 पेपर 2 अटेम्प्ट किया, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आपने उस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया, आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए और कट ऑफ देखी, ठीक। फिर आपने 2017 के लिए ऐसे ही किया 2 पेपर्स, फिर आपने 2016 के लिए भी ऐसे किया 2 पेपर्स। अब आपके पास 5 पेपर्स हैं जो आपने अटेम्प्ट किया, आपका सैंपल साइज हो गया 5 का। आपको पता है कि हर बार जो आपने एग्जामिनेशन दिया है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, उसके बेसिस पर क्या कट ऑफ गई थी। तो जब आप ये 5 पेपर्स घर बैठकर बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे और उनकी कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, कब? जब आप उन एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर चुके हैं, तब आपको यह समझ आ जाएगा कि इस डिफिकल्टी लेवल पर इस फिगर के अराउंड कट ऑफ जाती है। तो जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, आपके पास बुकलेट होगी, आप उस बुकलेट को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि किस लेवल का एग्जामिनेशन है, तो आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ यार इसका डिफिकल्टी लेवल जुलाई 2018 जैसा ही है, तो जो कट ऑफ है उसी के आसपास जाएगी। तो मुझे कोशिश करना है उस कट ऑफ के कम से कम 5 से 10 या 15 नंबर ज्यादा मैं स्कोर करूं, ताकि फॉर श्योर मैं इस बार अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर लूं। इसे हम कहते हैं EQ लेवल, IQ नहीं EQ लेवल, हाउ यू रिस्पॉन्ड
when you are under a stress situation। तो आप स्ट्रेस सिचुएशन में, एग्जामिनेशन में बैठे हैं, आपके सामने एग्जाम पड़ा है, उस समय आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये डिपेंड करेगा आपकी पुरानी तैयारी कितनी थी। तो पुरानी तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना, उनकी कट ऑफ को भी एनालाइज करना है, गिवन दैट कि उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या है। अगला पॉइंट है, आप भी जानते हैं कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर्ड है वो 40% है, लेकिन क्या 40% लेकर आप सिलेक्ट हो जाएंगे? नहीं। तो आपको पता है कि 40% इज नॉट योर टारगेट। आपका टारगेट क्या है? कट ऑफ। उस कट ऑफ को क्रॉस करना। तो कट ऑफ को क्रॉस करने का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं बिल्ड होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। और जब भी कभी आप एग्जामिनेशन में बैठे, बुकलेट आपके सामने है, पहले एग्जाम को आराम से एनालाइज करें, 5, 6, 7 मिनट लगाएं, पहले एनालाइज कर लें कि हाँ पेपर 1 में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, डीआई कैसी है, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन। जल्दी जल्दी आप एक बार देख लीजिए, पेपर 1 का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ गया। फिर पेपर 2 देख लीजिए, अगर इकोनॉमिक्स है तो कितने न्यूमेरिकल्स हैं, माइक्रो से कितने क्वेश्चन है, इकोनोमेट्रिक से कितने क्वेश्चन है, मैक्रो से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो बिफोर हैंड जब आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे, डिफिकल्टी लेवल आपके दिमाग में क्लियर होगी और उस डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पर आप जज कर पाएंगे कट ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस है कट ऑफ एनालिसिस का, बिकॉज आपने पिछले जो पेपर्स हैं वो अटेम्प्ट किए हैं। अगला पॉइंट आता है, जब भी कभी हम किसी भी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हैं उसके लिए कुछ बातें हमें याद रखनी है। सबसे पहली चीज, किसी भी एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ होगा, अनलाइक जो जुलाई 2018 में हुआ था, तब गैप था आधे घंटे का, पेपर 1 1 घंटे में होता था, पेपर 2 2 घंटे में, बीच में आधे घंटे का गैप। इस बार ऐसा नहीं है, 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना 3 घंटे में। तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं। और आखिरी मेरा सजेशन आपसे रहेगा कि आप OMR फिल करने के लिए एक टाइम स्लॉट अपने दिमाग में पहले से लेकर चलें। अब OMR को फिल करने के 3 तरीके हैं। पहला है, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, साइड बाय साइड आपने OMR फिल कर दी, दिस इज मेथड ए। मेथड बी है, 15-20 क्वेश्चंस एक बार आपने कवर कर लिए, अटेम्प्ट कर लिए, फिर उन 15-20 क्वेश्चंस को OMR पे फिल कर दिया, ये है मेथड बी। मेथड सी है कि पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया और उसके बाद बैठकर पूरी की पूरी जो OMR है उसे फिल कर दिया। अब अपना अपना तरीका, अपना अपना मेथड है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इन तीनों में से जो बेस्ट मेथड है वो मैं कहूंगा मेथड सी है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा आपके लिए चेंज करूंगा। क्या कीजिए, एग्जामिनेशन आपके सामने आया, आपने एनालाइज कर लिया, अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ वो क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए जो आपको आते हैं। जो आपको लगता है क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसे आप सर्कल करके छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। मान लेते हैं कि 150 में से आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए 1 घंटा, या मान लेते हैं कि 1.5 घंटे में या 2 घंटे में, 2 घंटे इज अ गुड टाइम, उसे पकड़ लेते हैं। तो आपने 2 आवर्स में 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया, और ये आपके शॉर्ट आंसर्स हैं जो आपको पता है कि इनमें आप श्योर हैं, इससे ज्यादा आप इस पे टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते, तो पहले वो 100 क्वेश्चंस को मार्क कर लो, 100 क्वेश्चंस को OMR पे फिल कर लो। हो सकता है कि इसमें आपके 10 से 12 मिनट जाए, कोई टेंशन नहीं है। अब आपके पास पीछे बचे 45 मिनट। अब उन 45 मिनट में एक एक क्वेश्चन उठाते जाइए जो आपने डाउट छोड़ा था, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसका OMR फिल कर दीजिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, OMR फिल कर दीजिए। इस मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो OMR भरते समय गलती होने के चांसेस कम है, आप पैनिक नहीं करेंगे, और लास्ट मोमेंट पे जब आपको अपनी आंसर शीट, अपनी OMR शीट सबमिट करनी है, तो तब उस समय कोई गलती होने के जो चांसेस हैं वो काफी कम हो जाएंगे। ठीक है जी। आखिरी जो गलती है जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं वो है कि एग्जामिनेशन से पहले आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते। अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप एग्जामिनेशन से फेमिलियर नहीं होंगे। आपको लगता होगा कि 150 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, बड़े आराम से हो जाएंगे, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तब आपको समझ आएगा कि टाइम कम है और क्वेश्चंस का काउंट काफी ज्यादा है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के साथ फेमिलियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता होना चाहिए कि अगर मैं बुकलेट ओपन कर रहा हूं, सबसे पहले मैं रीजनिंग का क्वेश्चन करूंगा, या फिर सबसे पहले मैं लॉजिकल रीजनिंग करूंगा, या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड करूंगा, या टीचिंग एप्टीट्यूड। एक स्ट्रैटेजी जो आप प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट, वहां से जो स्ट्रैटेजी डेवलप होगी वो आपको फाइनल डे डिलीवर करनी होगी। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन से फेमिलियर होने के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आएगा कि कंसंट्रेशन लेवल कितना होना चाहिए अगर आप एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहला फायदा क्या हो गया, आप फेमिलियराइज हो गए।
फेमिलियर होगा एग्जाम से। दूसरा, आपको समझ आया कि किस लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए उस एग्जामिनेशन को गिवन टाइम में कंप्लीट करने के लिए। स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाना है, मॉक टेस्ट के बिना ये नहीं पॉसिबल है। और अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जनरली स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं वो है एनालिसिस। आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, बहुत बढ़िया, लेकिन आपने मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं किया। एनालाइज का मतलब एग्जामिनेशन दिया 3 घंटे का, मान लेते हैं कि आपने 3 घंटे में 120 क्वेश्चन किए, उसमें से 10-12 क्वेश्चन गलत भी हो गए या 20 क्वेश्चन गलत हो गए। एंड ऑफ द डे जब आपने अपना टोटल चेक किया, मार्क्स आ गए, सब क्लोज किया। 15 मिनट की ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने के बाद उस पेपर को दोबारा उठाइए, आंसर शीट को रखिए अपने पास और फिर चेक कीजिए आपसे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। फिर ये चेक कीजिए क्वेश्चन गलत होने के पीछे कारण क्या था, क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता या आपसे सिली मिस्टेक हुई। और फिर उन क्वेश्चंस को उठाइए जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, ताकि आपको ये पता चल जाए कौन से टॉपिक्स वीक हैं। अगर आपके पास समय है, 1 या 2 या 4 टॉपिक्स हैं और आपको लगता है अगले 15 दिन में आप उसे कवर कर पाएंगे, तो जरूर उन टॉपिक्स को कवर कीजिए। अगर आपको लगता है कि अब समय नहीं बचा, इट्स बेटर कि मैं उन टॉपिक्स पे फोकस ना करके मैं जो टॉपिक्स मुझे आते हैं उन्हीं पे ज्यादा काम करूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये जो स्ट्रैटेजी है ये डिफर करेगी। लेकिन बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना इज इक्वल्स टू 0। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए, फिर अपने वीक एरियाज को रिवाइज कीजिए, उन वीक एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर दोबारा से अपना मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। क्या पिछले मॉक टेस्ट में जो गलतियां की थी, जो सिली मिस्टेक्स की थी, क्या इस बार भी की हैं? जो टॉपिक्स पिछली बार नहीं सॉल्व कर पाया था, क्या इस बार भी नहीं सॉल्व कर पा रहा? अगर ये एनालिसिस आप करके जाएंगे तो एग्जामिनेशन में आप फॉर श्योर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ये 3 गलतियां हैं। सबसे पहली, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हल्के में मत लें। सेकंड, कट ऑफ घर से सोच के ना जाएं। और तीसरा, बिना मॉक टेस्ट के एग्जामिनेशन में ना बैठें, वरना एग्जाम क्लियर करना काफी टफ होगा। जाते जाते 2 आपको फायदे की बातें बताता हूं जो आपके लिए आज के सेशन का बोनस है। सबसे पहला, बहुत स्टूडेंट पूछते हैं सर यूजीसी नेट के लिए कौन सी बुक फॉलो करें, एग्जामिनेशन जून में है, अब बुक पे रिलाई करने का कोई फायदा नहीं है। किसी भी बुक पे अब अपना समय मत लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करें। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए। लेकिन अब 0 लेवल से, स्टार्टिंग से किसी बुक को पढ़ने की गलती मत करना। अगर ऐसा किया तो ये एग्जामिनेशन आपके हाथ से निकल जाएगा। आखिरी और सबसे बड़ी चीज है, अगले 15-20 दिन के लिए अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लो। अपना एक मैं कहूंगा कि एक स्टडी प्लान बना लो कि आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, एक दिन में कितने मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, कौन कौन से और टॉपिक्स हैं जिनके अलग से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें रिवाइज करेंगे। और ये स्टडी प्लान आज बैठ के बना लीजिए, ताकि 1 जून कल से आप उस स्टडी प्लान को फॉलो कर पाए और उस स्टडी प्लान को डेली बेसिस पे ट्रैक कीजिए। सुबह पता हो आज करना क्या है, रात को ये समझ आए कि क्या कर लिया और कितना पेंडिंग है जो मुझे अगले दिन में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर कवर करना है। अगर ये स्ट्रैटेजीज आप फॉलो करते हैं तो मैं आशा करता हूं और आपको भी समझ आ रहा होगा कि फिर आपका एग्जामिनेशन क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड और भी अपडेट्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज इकोनॉमिक्स बाय माधव अरोड़ा। आप कोड को स्कैन कर सकते हैं, तब भी डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर लैंड करेंगे। वहां पर मैं अपने सारे सेशंस की पीडीएफ्स डालता हूं, अपने सेशंस की अपडेट भी देता हूं और उसके साथ साथ फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड करता हूं आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।